तो टॉपिक जो हमारा आज का है वो यहीं से स्टार्ट होता है, एशियाटिक चीता। ओके, जो ये दिया हुआ है कि एशियाटिक चीता आखिर किस वजह से उसका एक्सटेंशन हो गया। तो इससे आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, बट क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है तो माइंड में अपने उसको क्या रखिएगा, उस क्वेश्चन को रखिएगा कि एशियाटिक चीता वेयर डिड दे गो, वो कहाँ पे गए। तो स्पेसीज के बाद वाला जो हमारा टॉपिक है वो यही है, एशियाटिक चीता वाला। तो बहुत कुछ हम नहीं बताएंगे इसके बारे में। वजह ये है कि ये अभी इस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ फैक्ट्स आप इसके बारे में जान जाइए जो मैक्सिमम आप जानते ही होंगे। इसीलिए आई एम नॉट फोकसिंग टू मच ऑन दिस टॉपिक। तो पहले तो ये कि ये कैट फैमिली, ये जो चीता है वो कैट फैमिली से बिलोंग करने वाला है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। आई थिंक 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी गई है, मतलब बहुत ही फास्ट, और वो अपनी स्पीड की वजह से ही जाना जाता है। ठीक है ना, अपनी स्पीड की वजह से ही जाना जाएगा। बहुत ज्यादा हैवी नहीं होता है वो लाइन की तरह, बट वो अपनी स्पीड की वजह से वो जाना जाता है, बहुत तेज वो दौड़ता है। ठीक है, तो उसी के एक्सटिंक्शन के बारे में यहाँ पे दिया होगा, और फिर बीच में टॉपिक मिलेगा कि लोग चीता को लियोपार्ड से कनेक्ट कर लेते हैं कि दोनों एक ही हैं। लेकिन अगर उसमें डिफ्रेंशिएट देखने जाए तो आप देखेंगे फिगर, कभी भी चीता का ओपन करिएगा और लियोपार्ड का, तो चीता का फिगर होगा तो एक आंसू के धब्बे की तरह ऐसे यहाँ पे उसके नोज तक और माउथ तक आया होगा। तो वो चीता होता है। उसके जो स्पॉट भी होते हैं चीता के, वो कुछ सर्कुलर होते हैं, राउंड शेप के सर्कुलर होते हैं। और जो लियोपार्ड होगा उसके जो स्पॉट्स होते हैं वो बिखरे होते हैं, चौड़े होते हैं। ठीक है ना। तो इसका यूज करके हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं चीता और लियोपार्ड में, और वही सारी चीजें दी गई हैं। और ये देखा जाए कि 20वीं सेंचुरी के यहाँ पे दिया एक डाटा दिया गया, 20वीं सेंचुरी के पहले ये एशिया और अफ्रीका के ही जंगलों में वो पाए जाते थे। ठीक है ना, उनका एक पूरा ब्रॉड एरिया हुआ करता था। लेकिन आजकल वो क्या है, वो एक्सटिंक्शन के कैटेगरी में है, और एक तरह से वो एक्सटिंक्ट हो भी गए हैं। ओके, और इंडिया में तो ये चीता का जो एक्सटिंक्शन है वो काफी पहले हो गया था, 1952 में ही। ठीक है ना, मतलब कि 1952 से ही डिक्लेयर कर दिया गया था दैट चीता इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल इन इंडिया, कि वो इंडिया से पूरी तरह से क्या हो गया, गायब हो गया है। कुछ लोग फिगर देखते हैं, कहते हैं नहीं इसको तो मैंने देखा है, तो वही कंफ्यूजन होता है लियोपॉर्ड में। तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं चीता और लियोपॉर्ड में। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी गई हैं, तो अब एक बार अपने मन से ही पढ़ेंगे तो ये वाला पैराग्राफ समझ में आ जाएगा। चलिए आते हैं आज के मेन टॉपिक पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप इसको पॉइंट वाइज नहीं पढ़ेंगे, एक अरेंज फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक बहुत ही बोरिंग लगेगा आपको। बोरिंग के साथ साथ ये बहुत ज्यादा आपको लेंदी लगेगा, कितना बड़ा बड़ा चीज है, इसमें क्या क्या बता दिया, कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम में क्या पूछेगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। और क्योंकि एनसीईआरटी हेडिंग में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता, हेडिंग वाइज सारी चीजों को दे दें। ठीक है ना, वो एज ए स्टोरी आपको समझाता है, फिर अपना माइंड वो डेवलप करिए कि कैसे कैसे उसमें कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टोरी समझने के साथ साथ अगर आपको ये आ जाए कि कैसे इसको राइट डाउन करना है आपको एग्जामिनेशन टाइम में, तो काफी चीजें ईजी हो जाती हैं आपके लिए। तो सबसे पहले तो 15 to 20 मिनट्स का जो टाइम होगा वो हमको आप दीजिएगा, केवल हम हर एक पैराग्राफ को क्या करें, एक्सप्लेन कर दें। उसके बाद में बीच बीच में मैं बताता रहूंगा कि यहाँ पे ये पॉइंट शुरू करना है, और वो हेडिंग की तरह काम करता है, उसको मैं बताता चलूंगा। और फिर लास्ट में आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि ये पूरा का पूरा जो इतना लेंदी पोर्शन था, ओके, उससे क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं एग्जामिनेशन में, क्या आ सकता है। और आएगा तो उसी में से आएगा, या तो 3 मार्क्स का पूछ दे, या तो 5 मार्क्स का। तो मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा कि ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। ओके, चलिए, तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। एंड यू कैन सी द हेडिंग हियर, दैट व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच फियरफुल डिप्रेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फॉना। मीन्स ये कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, इसके पहले इसके पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि ये फ्लोरा फाना का डिप्रेशन क्यों हो रहा है, फॉरेस्ट का डिप्रेशन क्यों हो रहा है। ठीक है ना, ये वाइल्ड लाइफ प्लांट्स जो है वो क्यों कम होते जा रहे हैं। ठीक है ना, ये जो हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है या इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जो है वो क्यों हो रहा है। कोई भी 5 स्टेप बताइए, या कोई भी मतलब 5 रीजन बताइए, कोई 3 रीजन बताइए। तो चलिए अब हम उसको क्या करते हैं, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग उसको समझते रहते हैं। ओके, ओके। तो सबसे पहला अगर हम फैक्टर देख लें, सबसे पहला अगर हम फैक्टर देखें, ओके, सबसे पहला फैक्टर, तो सबसे पहला फैक्टर हमको ये मिलेगा कि अगर हम इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम ए फॉरेस्ट एरिया, तो यहाँ पे बात की गई है कि अगर हम अपने आसपास के अपने इन्वायरमेंट में देखें, ठीक है ना, तो वहां पे हम देखेंगे कि हम कहीं ना कहीं से फॉरेस्ट प्रोडक्ट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, टोटली डिपेंड है।
बिकॉज वी आर यूजिंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि नाइन्थ में मैंने बताया था कि फॉरेस्ट का यूज क्या क्या हो सकता है। नाइन्थ में क्या, मैंने 8 से ही आपको पढ़ाना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। तो ऊट के लिए फॉरेस्ट का यूज करना, उनके बार्क के लिए यूज करना, ठीक है ना। इसके साथ साथ लीव, जो मेडिसिनल प्लांट है उसका लीव यूज करना, रबर, मेडिसिन, डाइज, फूड, फ्यूल, फूडर, मैन्योर, मीन्स कई काफी सारी इसकी मतलब क्या है वो यूजेज हैं। एंड एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर यूजिंग देम। ओके, इन सारी चीजों को हम यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से अगर सबसे पहले देखा जाए कि हमने क्या किया है, कि हमने खुद, मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स ने सबसे पहले, ह्यूमन बीइंग्स मतलब वो ह्यूमन बीइंग्स ही करेंगी, मतलब हमने खुद जो फॉरेस्ट में रहते हैं या फॉरेस्ट के आसपास वाले जो नियर बाई एरिया के रहते हैं, वो फॉरेस्ट से बहुत ज्यादा वो क्या टोटली वो डिपेंड हो चुके हैं, और कई सारी चीजों को वो यूज कर रहे हैं उस क्या उस किससे, फॉरेस्ट से। और क्योंकि वो ओवर यूज कर रहे हैं, ज्यादा यूज इन चीजों का कर रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का डिप्लेशन हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कोई जंगल में जाएगा, कोई प्रोडक्ट यूज करेगा, कोई डेंजरस एनिमल उनको मिलेगा, या तो एनिमल उस जगह को छोड़ के भाग जाए, या फिर ये लोग उसको मार दें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लोगों की एंट्री ज्यादा होगी फॉरेस्ट वाले एरिया में, भले ही वो सिंपल चीजों को यूज करने के लिए जाएं, तो वहां पे डिस्टरबेंस तो होगा ही। तो पहला फैक्टर यही है कि जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं फॉरेस्ट का, या फिर ओवर यूज कर रहे हैं फॉरेस्ट का, उससे क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। एक तरह से सबसे जो ग्रेटेस्ट डैमेज जो हुआ है हम अपने कंट्री में, ठीक है ना, सबसे जो ज्यादा भारी जो नुकसान हुआ है हमारे इंडियन फॉरेस्ट का, वो हुआ है कॉलोनियल गवर्नमेंट के थ्रू। जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे और उन्होंने जिस तरह से स्टेप्स लिए थे अपने फॉरेस्ट के लिए, ठीक है ना, वो काफी ज्यादा हार्मफुल रहे, काफी ज्यादा डैमेजिंग रहे हमारे इंडियन फॉरेस्ट के लिए। जैसे उन्होंने क्या किया कि उनको देखो, दे डिड नॉट थिंक अबाउट आवर इन्वायरमेंट, इट मीन्स दैट दे डिड नॉट थिंक अबाउट इंडियन इन्वायरमेंट, कि क्या इन्वायरमेंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसे रहेगा, कुछ मतलब नहीं है। ओके, सो दे वर ओनली लुकिंग फॉर व्हाट, बेनिफिट्स, कि कहाँ से हमको बेनिफिट्स मिले, कितना फायदा मिल जाए, कितना पैसा कमा ले, कितने चीजों को अपने कंट्री में भेज सके, केवल उन्हीं का मतलब था ये। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि ये जो फॉरेस्ट का लंबा चौड़ा एरिया पड़ा हुआ है, जंगलों से इतना एरिया कवर है, तो ये अनयूजेबल है, मतलब कि वो यूजलेस है, उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे अच्छा ये है क्या करें, इन लकड़ियों को काटें। तो उन्होंने लार्ज स्केल क्या किया, डिफॉरेस्टेशन किया। डिफॉरेस्टेशन के बाद उनको ट्रांसपोर्टेशन की नीड हुई कि अब हम क्या करेंगे, अब इसको कैसे हम क्या करें, हम इसको अपने मतलब कोस्टल एरिया पे पहुंचाएं जहां से इसको अपने कंट्री में भेज सकें। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, रेलवे ट्रैक को ले डाउन शुरू कर दिया, रेलवे ट्रैक बिछाना शुरू कर दिया। और रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए भी जहां जहाँ पे जंगल पड़ते थे, फॉरेस्ट एरिया के, उसको भी क्या करेगा किया जाएगा, कट किया जाएगा। ओके। फिर ये जंगल क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने इस जंगल को खाली कराया, वहां पे एग्रीकल्चर लोगों ने किया, चाहे वो इंडियंस ने किया या फिर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स ने किया, ठीक है। सपोज करो इंडियंस ने यहाँ पे एग्रीकल्चर करना शुरू किया, तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स मिलने लगा, लैंड रेवेन्यू मिलने लगा। और जब रेवेन्यू मिलने लगा तो ये इससे ये मोटिवेट हुए ब्रिटिशर्स कि हम और जंगल काटेंगे और एग्रीकल्चरल लैंड। जंगल काटने से दो फायदा, एक तो हमको वुड मिल जाएगा, दूसरा ये कि जो जमीन खाली होगा वहां पे हमको क्या करेगा, वो रेवेन्यू मिलता रहेगा, टैक्स मिलता रहेगा। सो फॉर दैट पर्पज डिफॉरेस्टेशन, आपको पता होना चाहिए डिफॉरेस्टेशन, ओके, रीच टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एकदम लिमिट, मतलब कि एकदम पीक पे पहुंच चुका था, जंगल को बिना सोचे समझे क्या किया जा रहा था, उसको काटा जा रहा था, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा था उस समय। ओके। तो किसके किसके लिए, समझ तो आ गया होगा आपको, रेलवेज के लिए, उसके एग्रीकल्चर के लिए, कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का सिस्टम ब्रिटिशर्स ने लाया था। चलिए इसको बता भी देते हैं कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री टर्म यूज होगा, और एक नीचे भी एक ब्रैकेट में दिया होगा क्या कि उसको फॉरेस्ट पॉलिसी। तो एक्चुअली ये पॉलिसी ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंडिया में लेके आए थे, मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि उसको कहा गया क्या, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। नाइन्थ में एक चैप्टर था जो पिछले 2 साल से हटा दिया गया है, फॉरेस्ट से रिलेटेड था, ठीक है ना, कॉलोनियल गवर्नमेंट ऐसे कुछ था उसमें, क्लास नाइन्थ में। तो आप लोग उसको हो सकता है ना पढ़े हो, तो उसमें एक फॉरेस्ट के बारे में दिया है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में। तो उसमें ये होता था कि जो जो क्या है, जो डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रीज हैं, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रीज हैं, उनको वो क्या करते थे, उनको वो कट कर देते थे, उनको यहाँ पे कट कर देना। और उनकी जगह में जो वैल्यूएबल जो ट्री हैं, जो जैसे टीक हो गया, ऐसे जो ट्रीज हैं, उनके जगह पे उनको लगाना, लाइन से लगाना, ताकि उनका डिफॉरेस्टेशन अच्छे से हो सके। तो लेकिन इंडियंस को जरूरत थी कि किसकी, मिक्स टाइप ऑफ फॉरेस्ट की, जहाँ पे हर एक चीज मिले, उनके एनिमल को फूडर मिल जाए,
उनके लिए मेडिसिनल प्लांट्स मिल जाएं, उनको फूड मिल जाए, तो इसलिए वो चाहते थे कि अलग अलग पेड़ होना चाहिए। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कहा कि ये जो डिफरेंट जो टाइप्स के जो ट्रीज हैं उनको हटा दो, और उसके जगह पे एक सिंगल टाइप का वहाँ पे क्या किया जाए, प्लांट लगाया जाए, ठीक है ना। और फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग उसका डिफॉर मतलब कि उसकी कटिंग करेंगे, कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करेंगे। तो इस वजह से जहां जहां इस तरह के मिक्स टाइप, जहां जहां क्या मैक्सिमम तो वही उसी तरह के फॉरेस्ट थे, तो उसका डिफॉरेस्टेशन किया जाए। उसी को साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा जाता है, कि साइंटिफिक तरीके से हम क्या करेंगे, मतलब ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग वो साइंटिफिक था, ठीक है ना, कि एक तरह के पेड़ को लगाएंगे तो उनको काटना इजी होगा। ओके, चलिए। इसके साथ साथ माइनिंग एक्टिविटी जो ब्रिटिशर्स करते थे, तो हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो काफी बड़ा रिजर्व है किसका, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, डिफरेंट मिनरल्स का। तो माइनिंग की वजह से भी बहुत सारा क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ। ओके। एक चीज और हमको समझनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि केवल कॉलोनियल पीरियड में ही हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद भी। एंड यू कैन सी वन डाटा दैट इज गिवन हियर एट 1951 टू 1980, आप बुक में देखते रहेंगे उसको, ये डाटा दिया गया होगा कि ऐसा नहीं है कि केवल हम इंडिपेंडेंस के पहले या कॉलोनियल गवर्नमेंट में ही इस तरह की चीजें हुई, इंडिपेंडेंस के बाद भी ये चीजें क्या हुई, कॉन्टिन्यू रही, ठीक है ना। एग्रीकल्चरल लैंड को, लोगों को शेल्टर देने के लिए क्या किया गया, फॉरेस्ट को काटा गया, डिफॉरेस्टेशन किया गया, और वो कॉन्टिन्यू रहा। और इसमें देखा जाए कि 1951 से 80, अब तो बहुत ज्यादा हो गया होगा आजकल का जो डाटा होगा, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत एकदम ज्यादा ही हुआ है इस रिसेंट 2 डिकेड से। तो 1980 का ही डाटा लेते हैं, आई थिंक आपके बुक में भी 1980 का ही डाटा होगा, 51 टू 80। तो उसमें 26,200 स्क्वायर किलोमीटर जो क्या है, जो एरिया जो है वो क्या किया गया है, वो उसका डिफॉरेस्टेशन किया, ओनली फॉर एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है ना। खेती करने के लिए, लोगों के पेट को भरने के लिए इतना ज्यादा फॉरेस्ट को कट किया गया था, इतने बड़े एरिया को। ओके, चलिए। खास करके अगर देखा जाए तो जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इंडिया का ये वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पे और कुछ मिडिल मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कुछ ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि ये यहाँ पे जो ट्राइबल लोग रहते थे, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ट्राइबल लोग रहते थे, वहाँ पे वो एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। आई थिंक अभी आपको ये तो याद होना चाहिए आपको, कि जंगलों को काट के उनको जला के जो एग्रीकल्चर किया था, उसको हम कौन सा एग्रीकल्चर कहते हैं, प्लीज कैन एनीवन रिप्लाई। मैंने बताया हुआ है, नहीं 9th में तो 8th में तो बताया ही हुआ है। इट इज टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। आई थिंक ज्योग्राफी के फर्स्ट लेसन में, नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं बताया गया कि लोग कि ट्राइबल लोग या फिर फॉरेस्ट जो पीपल हैं, वो जंगलों को काट के क्या करते हैं, जंगलों को, पेड़ों को काट के वो जलाते हैं। फिर उसका जो ऐश जो होता है वो सब सॉइल में मिल जाता है, और फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। तो क्या आप हमको बताएंगे कि उसको कौन सा एग्रीकल्चर कहते हैं? अरे, यस, वेरी गुड शहबाज, वेरी गुड सिद्धि। ओके, वेरी गुड। सो इट कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ओके, मेन कॉमन नेम उसका है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसको झूम भी कहते हैं। ओके, और उसको एक और नेम से आते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। सो स्लैश एंड बर्न मीन्स क्या होता है, स्लैश का मतलब काटना, बर्न का मतलब जलाना। हो सकता है मैं आपको 10th में, हाँ मैं पढ़ाऊंगा भी, जो मैं फोर्थ लेसन पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी का, एग्रीकल्चर, तो वहाँ पे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में चीजें ब्रॉड में दी गई हैं, जिसको मैं आपको बताऊंगा। बट आप अभी से जानिए कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, कि अगर हम पेड़ों को काट के उसको जला के जमीन साफ करते हैं और वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, और फिर 2-3 साल के बाद क्या करते हैं, उसको छोड़ के फिर दूसरे एरिया में जाते हैं और सेम चीज करते हैं, तो उसी को हम शिफ्टिंग, क्योंकि वो शिफ्ट करते रहते हैं हम, ठीक है ना, अपने प्लेस को चेंज करते रहते हैं, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, तो स्लैश एंड बर्न कहते हैं। ओके, तो एक तरह से हमारा एक हेडिंग, दो हेडिंग यहाँ पे खत्म होता है। पहला हेडिंग ये था कि जो हम खुद क्या करते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का यूज करते हैं और फॉरेस्ट को डिस्टर्ब करते हैं। दूसरा जो कॉलोनियल जो गवर्नमेंट आई, ठीक है ना, इसके साथ साथ इंडिपेंडेंस के बाद भी एग्रीकल्चरल लैंड को गेन करने के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन किया गया, और जिससे हमारा ये जो फ्लोरा एंड फौना जो है वो डिस्टर्ब हुआ। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बीच में कुछ वही चीजें दी गई हैं, तो उसको अब मत पढ़िएगा, छोड़ दीजिएगा। कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज, वही वही मैंने आपको बताया है। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो बताया है उसको आप पढ़ेंगे तो वही सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, कि किसके जगह पे कौन सा पेड़ लगाया गया। ओके, चलिए। अब हम एक और हेडिंग देखते हैं, और हेडिंग आप वहाँ पे देना होता होगा तो दे भी सकते हैं।
तो एक तरह से देखते हैं कि जो कुछ हमारे कंट्री में कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए गए जिससे हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो। तो उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से भी बहुत सारा क्या हुआ, बहुत एक लार्ज स्केल पे क्या हुआ, वो डिफॉरेस्टेशन हुआ। वन डाटा इज गिवन हियर दैट इन 1951, ठीक है ना, नॉट इन सिंस 1951। 1951 से क्या हुआ लगभग, एक तरह से अगर देखा जाए कि हमारे कंट्री में रिवर वैली प्रोजेक्ट को लेके काफी ज्यादा हमारे लीडर्स क्या थे, वो बहुत ज्यादा सीरियस थे, ठीक है ना। और खास करके जो ये जो डैम्स जो होते हैं उनको हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। ये जो डैम्स जो है वो क्या है, द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये मंदिर हैं जो हमारे हर एक जरूरत को क्या करते हैं, वो पूरी करते हैं। तो बहुत पहले से, इंडिपेंडेंस के टाइम से ही ये जो रिवर वैली जो प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, ओके, वो काफी ज्यादा एक हॉट टॉपिक रहा है अपने कंट्री में। और उसके लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च किया गया है, उसके साथ साथ उसी लेवल में डिफॉरेस्टेशन भी किया गया है, ठीक है। तो इस इन प्रोजेक्ट्स के लिए, और रिवर वैली का मतलब क्या है कि रिवर के किनारे क्या है, जो भी मतलब क्या है, वो फॉरेस्ट है। कोई भी मैं बता देता हूँ, सपोज करो ये रिवर है, ठीक है ना। तो रिवर पे डैम अगर बनाना है तो इसके पीछे डैम बनाएंगे तो इसका बहुत बड़ा एरिया जो होता है, ये क्या होता है, पूरा का पूरा एरिया ये रिजर्वायर बन जाता है, ठीक है ना। इसको हम आर्टिफिशियल लेक भी कहते हैं, जैसे गोविंद बल्लभ पंत लेक हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, वो लेक बन जाते हैं, और ये मतलब कि बहुत बड़ा एक मतलब रिजर्वायर बन जाता है, एक वाटर का कलेक्शन हो जाता है, जिससे आसपास के जो भी जंगल होते हैं वो डूब जाते हैं और खराब हो जाते हैं। तो जब भी रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाया जाता है, ठीक है ना, तो उसके पीछे जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा वाटर का एरिया होता है, जिससे अगर गांव है तो गांव डूब जाएंगे, फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट डूब जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा वाटर वहां पे क्या होता है, कलेक्ट होता है, ठीक है ना। तभी तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको क्या 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 कह रहा हूँ कि ये जो रिवर प्रोजेक्ट्स जो बनाए गए, और खास करके एक और डाटा आप यहाँ पे दिया होगा कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा रिवर पे जो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट बनाया गया है, ठीक है ना, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो इसमें ये अनुमान लगाया गया था, या एक प्रेडिक्ट किया गया था कि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली तैयार हो गया, ठीक है ना, अपने मतलब कि फुल पोटेंशियल पे अगर वो तैयार हो गया, तो लगभग 4 4 लाख, देखो एक बुक में, थोड़ी पुरानी बुक होगी, जरा एक बार हमको कंफर्म कर दिएगा, तो वहाँ पे 4 लाख हेक्टेयर्स दिया है ना, क्योंकि इसमें 40,000 दिया हुआ है, बट वो बहुत पहले की बात है, इस समय तो 4 लाख के आसपास हो ही गया होगा, जिस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ है। हम लोग बताएंगे क्या, कोई बताएगा इसमें कि जो कितना एरिया इनअंडेट होगा। इनअंडेट का मतलब क्या हो जाना, सबमर्ज, ठीक है ना, उसका मतलब क्या होता है, सबमर्ज हो जाना, मतलब कि डूब जाना। तो 40,000 है। ओके, चलिए ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। तो सबके बुक में सेम है, 40,000 हेक्टेयर्स जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा, ऐसा वो क्या किया गया, क्या समझा गया था, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इतना अनुमान लगाया गया कि ये प्रोजेक्ट बनता है तो इतना क्या होगा, इतना एरिया डूब जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की गई है कि जब भी रिवर प्रोजेक्ट बनता है या जब भी बनाया गया, तो उसमें फॉरेस्ट को बहुत लॉस हुआ है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट जो है हमारा वहाँ पे डैमेज हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है। ओके, तो ये हमारा हेडिंग हो गया क्या, कि रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की वजह से भी हमारा जो ये फ्लोरा एंड फौना है वो डिस्टर्ब हुआ, और उसी को हम पढ़ रहे हैं, 5 मार्क्स से क्वेश्चन में आता है वो, ठीक है। चलिए, एक और टॉपिक उसी बीच में आ जाएगा, आपको वही उसको अलग देना चाहिए था, ठीक है ना। अगर हम इसको लिखते या बनाते तो अलग से इसको टॉपिक देते क्या, माइनिंग का, कि अब माइनिंग की वजह से क्या हो रहा है, माइनिंग की वजह से किस तरह से हमारा जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो माइनिंग कैसे क्या होगा, तो माइनिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता ही है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया कि जो ये फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुत ही रिच होते हैं, किसमें, मिनरल्स एरिया में, पेट्रोलियम भी हो सकता है वहाँ पे, कोल भी हो सकता है। तो उसको अगर हम क्या करते हैं, हमको माइनिंग करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले पेड़ों को काटना पड़ेगा ना। तो इसलिए माइनिंग एक्टिविटी के डिफॉरेस्टेशन होता है। और एक बहुत ही इसका जीता जागता एक तरह से एग्जाम्पल जो था, जो बिहार में पड़ता है एक तरह से, हालांकि बिहार में क्या, वो अगर हम पहले वाले बंगाल की देखें उस समय, ठीक है ना, तो उसमें वो आता था, ठीक है ना। और आज की अगर स्टेट्स को देखें तो वो वेस्ट बंगाल में आता है, बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। बक्सा टाइगर रिजर्व है जो कि एक तरह से इकोलॉजिकल एक एरिया वहाँ पे है, जहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पे सेव किए जाते हैं। सेव का मतलब ये कि वो फ्री होके घूमते हैं। लेकिन पिछले कुछ रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ने वहाँ पे क्या है, डोलोमाइट माइनिंग की है,
डोलोमाइट एक मिनरल होता है जो आई थिंक कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलके बना हुआ रहता है, ठीक है ना, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्रिक्स इंडस्ट्री के लिए, ईंट और सीमेंट वाली इंडस्ट्री में डोलोमाइट का यूज होता है, ठीक है। तो वहां पे डोलोमाइट, ठीक है ना, एक बार इसको देख लीजिएगा, बुक में लिखा होगा आपके डोलोमाइट माइनिंग। तो डोलोमाइट माइनिंग वहां पे हुई है, मतलब कि वहां पे माइनिंग एक्टिविटी हुई है और इसने वहां के पूरे एरिया को डिस्टर्ब कर दिया है। डिफॉरेस्टेशन वहां पे हुआ, ठीक है ना, पेड़ों को काटा गया, माइनिंग वहां पे की गई, एरिया को ब्लॉक कर दिया गया। और जब एरिया को ब्लॉक किया जाए तो एनिमल्स जो इधर से उधर वो जाते रहते थे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जंगल के ही बीच में, एक इस जंगल से उस जंगल, तो उनका एरिया ही क्या हो गया है, वो ब्लॉक हो गया। वो एक लिमिटेड एरिया में रहते हैं, और जब वो लिमिटेड एरिया में रहेंगे तो वो ग्रास का ओवर यूज करेंगे। लायन है तो वो जो प्रे वाले जो एनिमल्स हैं, रैबिट हैं, डियर है, उनका ओवर यूज कर लेगा। खाना खत्म हो जाएगा, जब खाना खत्म होगा धीरे धीरे वो मरने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एनिमल्स जो होते हैं वो फ्री होके रोर करें, वो घूमे तो सही है, लेकिन जब हम उनके एरिया को ब्लॉक कर देंगे तो फिर वो ज्यादा दिन तक नहीं जीते हैं, या फिर वो इस तरह से उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ओके। तो इसका एक एग्जांपल था वही मैंने आपको बताया कि बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वेस्ट बंगाल में, और यहाँ पे जो डोलोमाइट माइनिंग हुई उसके वजह से जो क्या हुआ, उसके वजह से यहाँ के जो कुछ एनिमल्स, खास करके जो द ग्रेट इंडियन एलिफेंट जो हुआ करते थे, वो इधर से उधर नहीं जा पाए, तो उनका माइग्रेशन रुक गया, ठीक है ना, और फिर धीरे उनकी डेथ भी होने लगी थी। चलिए खैर क्या हुआ उनके साथ ये आपको, आपका टॉपिक नहीं है। ओके। चलिए एक और हम आई थिंक ये लास्ट होना चाहिए मे बी, ठीक है ना, कि जो कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट, जैसे कि जो इन्वायरमेंट के बारे में उनको क्या करते हैं बताते हैं। यहाँ पे दिया होगा मेनी फॉरेस्टर्स एंड इन्वायरमेंटलिस्ट। ओके। तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया, ठीक है, कि ये जो फॉरेस्ट का जो डैमेज है वो इस वजह से भी होता है कि वो क्या हुआ है वहां पे, कि लोगों ने, ठीक है ना, जो फॉरेस्ट में रहते हैं और जो अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं, ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं, और इसके साथ साथ जो लकड़ी मतलब कि अपने घर में जो उनका खाना जो बनता है उसके फ्यूल के, जिसको फ्यूल वुड कहते हैं, ठीक है ना, तो फ्यूल वुड का जो कलेक्शन करते हैं वो भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो अब वो किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, तो इस ये हमारा मतलब कि इस क्वेश्चन जो आता है उसका ये लास्ट हेडिंग होगा, ठीक है ना, कि ये जो लोग जो फॉरेस्ट में रहते हैं और जो ग्रेजिंग के लिए जाते हैं फॉरेस्ट में और फ्यूल कलेक्शन के लिए जाते हैं, वो भी बहुत ही एक तरह से बहुत बड़े रिस्क हैं हमारे फॉरेस्ट के लिए, हमारे फ्लोरा एंड फौना के लिए। खैर अगर हम उनके इस बात को हम मान भी लें कुछ परसेंट हद तक, फिर भी अगर देखा जाए तो ये जो अगर वो क्या कर रहे हैं फ्यूल वुड के लिए, क्या कर रहे हैं, वो लकड़ी को लेके जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो पूरे पेड़ को थोड़ी काटते हैं, वो पेड़ को बिल्कुल नहीं काटते हैं, वो जो केवल लोपिंग करते हैं। लोपिंग का मतलब पता है, LOPPING, मतलब वो केवल जो उनके ब्रांचेज होते हैं पतले वाले, जो टहनियां जो होती हैं उनको काटते हैं, फिर लेके जाते हैं उससे और खाना बनाते हैं, वो पूरे पेड़ को नहीं काटते हैं। तो इससे तो बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, और इससे बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए हमारे सिस्टम में। ओके। चलो, तो यही सारी चीजें हैं, और लास्ट में एक बार और दे दिया है कि ये जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो एक तरह से बहुत ही बड़े रिपोजिटरीज हैं। रिपोजिटरीज का मतलब क्या होता है, क्या होता है, खजाना, वेल्थ, ठीक है ना, खजाना। ये खजाना है किसके किसके, चाहे वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट के हों, मिनरल्स हों, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भरी पड़ी हुई हैं कहाँ, हमारे जंगलों में, और इनका जो नीड है वो बहुत जल्दी वो बढ़ भी रहा है, क्योंकि जिस तरह से, जिस रैपिड तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज एक्सपेंड हो रही हैं, जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही हैं, तो इन चीजों का डिमांड बढ़ता जा रहा है, और जब इन चीजों का डिमांड बढ़ेगा, इन मिनरल्स का डिमांड बढ़ेगा, सो वी हैव टू डू डिफॉरेस्टेशन। ओके। डिफॉरेस्टेशन तो होना ही होना है उसके लिए। तो इसलिए ये जो अभी तक जो प्रोटेक्टेड किया गया था, ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है ना, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। जो जंगलों में रहते हैं वो चाहते हैं ये प्रोटेक्शन मेंटेन रहे, वो बना रहे, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो चाहते हैं कि जिन जंगलों को काट दिया जाए और वहां से हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है। खैर ये तो कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन तो बना ही हुआ है, टाइम टाइम पे बहुत सारे मूवमेंट चलते रहते हैं, चिपको एपको बहुत सारे मूवमेंट चले हैं, तो उसके बारे में हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए इस टॉपिक को कंक्लूड किया जाए, अगर हम नेक्स्ट पेज अगर या हेडिंग देखेंगे, हाँ, बीच बीच में अगर जो मैं आपको क्यों वो छोड़ रहा हूँ, जैसे कि द हिमालयन यू इन ट्रबल, ठीक है ना, तो ये एक तरह का मेडिसिनल प्लांट है, वो कैंसर में यूज होता है, तो वो किस तरह से डेंजर में है,
तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जैसे कि चीता के बारे में दिया गया था वैसे इसके बारे में दिया गया है, तो उसके उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए आज का हम लास्ट पैराग्राफ यहाँ पे आपको स्टार्ट कर रहे हैं। क्या एक तरह से उसी को कंक्लूड किया गया है, बट इसमें से कुछ पॉइंट आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इतने सारे रीजन को हमने हमने पढ़ा, एक बार अगर दिमाग दौड़ाएं तो हमने कहा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो फॉरेस्ट जो क्या है, जो फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है ना, जो फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हम उनका यूज करते हैं, हमने यूज किया है, इससे फॉरेस्ट का डिप्लेशन हुआ है, उसकी क्वालिटी खराब हुई है, ठीक है ना, या फॉरेस्ट डिस्टर्ब हुआ है। इसके बाद हमने देखा कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के लिए, रोड्स के लिए, रेलवे ट्रैक्स के लिए, माइनिंग के लिए लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन किया। इंडियन गवर्नमेंट में भी इंडिपेंडेंस के बाद भी एग्रीकल्चरल लैंड को अवेलेबल कराने के लिए डिफॉरेस्टेशन हुआ। फिर हमने देखा कि वेरियस डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, खास करके जो रिवर वैली जो प्रोजेक्ट हैं, उनके वजह से भी बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन हुआ। फिर हमने बताया क्या कि माइनिंग के लिए भी क्या हुआ है, एक लार्ज स्केल डिप्रेशन हुआ है हमारे फॉरेस्ट का। फिर थोड़ा सा मैंने अभी आपको बताया क्या कि ये जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही रिच होते हैं मिनरल्स में, फॉरेस्ट प्रोडक्ट में, और जिस तरह से इंडस्ट्रीज आके क्या आजकल की क्या हो रही है, रैपिड तरीके से वो बढ़ रही हैं, तो उसकी वजह से भी पेड़ों को काटा जा रहा है। ठीक है, इनके अलावा अगर हम देखें तो कौन कौन सी चीजें हैं, तो उसमें आपका जैसे कि वाइल्ड लाइफ की खास करके बात करें तो जो उनका जो हैबिटेट है, हैबिटाट के मतलब क्या होता है कि जो उनका घर है उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हंटिंग हो रही है, हंटिंग पोचिंग हो रही है, ठीक है ना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फॉरेस्ट का, पॉल्यूशन हुआ, पॉइजनिंग हो जा रही है, ठीक है ना, और इसके साथ साथ फॉरेस्ट फायर तो बहुत बड़ा रीजन है। अभी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और साउथ अमेरिका में भी एक फॉरेस्ट बहुत लंबा चौड़ा आग लग गया था, ठीक है ना, बहुत सारे उसमें एनिमल्स मारे गए थे। ठीक है, तो ये जो फॉरेस्ट फायर तो इनकी वजह से भी जो डाइवर्सिटी है फॉरेस्ट की वो डिक्लाइन हो रही है, वो खराब हो रही है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे मेन कॉज हैं। और अदर अगर कॉजेस की बात करें, ठीक है ना, तो उसमें देखेंगे कि जो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कहिए कंजम्पशन कहिए, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा, किसी के पास बहुत कम पैसा, ठीक है ना, कोई, और इसके साथ साथ जो ये डिफरेंट शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के उसको यूज करता है, कोई बिना सोचे समझे यूज करेगा अपने फायदे के लिए। तो इस वजह से भी क्या हुआ है, हमारे फॉरेस्ट का डिप्रेशन हुआ है। एक डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो ये जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग का मतलब जिसको हम थर्ड वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है ना, जो ये डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया जैसी कंट्री, ठीक है ना, डेवलपिंग कंट्री मतलब इसको थर्ड वर्ल्ड भी कहा गया है। ठीक है ना, तो ये जो कंट्रीज हैं वो क्या है, मतलब कि वो ओवर पॉपुलेटेड हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा उनको पॉपुलेशन में हो गया है, और इस वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन हो रहा है। ओके, लेकिन एक डाटा ये भी निकाला गया तो उसमें देखा गया कि एक अमेरिकन जो कि एक डेवलप्ड नेशन है, ठीक है ना, उसको कंपेयर किया गया एक सोमालियन सिटीजन से। सोमालिया एक बहुत ही पुअर कंट्री आप समझ सकते हैं, जो साउथ सॉरी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, सोमालिया, ठीक है ना, बॉर्डर पे है। ठीक है, तो सोमालिया एक कंट्री है जो कि एक पुअर कंट्री है, बहुत ही पुअर कंट्री है, और दूसरी तरफ अमेरिका को क्या किया गया, यूएसए को एक तरह से कंपेयर किया गया है। तो एक यूएसए का सिटीजन सोमालियन सिटीजन से 40 गुना ज्यादा रिसोर्स यूज करता है, ठीक है ना, 40 टाइम्स ज्यादा रिसोर्स को यूज करता है। ठीक है ना, तो अगर अगर 1 यूनिट क्या करेगा, वन यूनिट अगर क्या करता है, कोई सोमालिया का सिटीजन यूज करता है, तो एक सिटीजन, तो अमेरिका का एक सिटीजन कितना यूज करेगा, 40 टाइम्स, उससे 40 गुना ज्यादा यूज करता है। ठीक है ना, इसके साथ साथ अगर इंडिया में भी देखा जाए, तो इंडिया में देखा जाए कि जो सबसे जो अल्ट्रा रिच पर्सन है, अल्ट्रा रिच का मतलब जो रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट है, ठीक है ना, मतलब कि जो सबसे ज्यादा रिच हैं, जो 5% जो लोग हैं, ठीक है ना, उन्होंने ही मेन जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन किया है, उन्हीं के वजह से ही जो क्या हुआ है वो इकोलॉजिकल डैमेज हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं, ठीक है ना, ये जो 5% लोग, वो उतना डैमेज या फिर उतना वो क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को यूज करते हैं या कंज्यूम करते हैं, जितना जो 25% जो पुअर यूज करते हैं, मतलब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कहें, या पुअर या फिर सबसे गरीब जो कहें, ठीक है ना, तो ये केवल 5% लोग 25% पुअर के इक्वल क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है ना, और इसके साथ साथ इतना वो तो यूज कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए।
तो जो मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होनी चाहिए किसी भी पर्सन के लिए, वो भी वो नहीं क्या करते हैं, वो उसको निभाते हैं। ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन है कि मतलब कि कौन कितना कंज्यूम करता है या कितना करना चाहिए, कहाँ से करता है वो। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो बाद में कभी आप डिस्कस करते रहिएगा कि रिच जो है वो कितना रिसोर्स यूज कर रहे हैं, कहाँ से यूज कर रहे हैं, पुअर बेचारे हैं तो वो कितना रिसोर्स यूज कर रहे हैं। और ये केवल 5% जो लोग हैं जो 25% के इक्वल, मतलब 25% पॉपुलेशन के इक्वल रिसोर्स को यूज कर रहे हैं और उसको डैमेज कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो सोचने वाले हैं। ठीक है। चलिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा टॉपिक था, मैंने ट्राई किया कि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। बस 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं आपको बस क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक था उससे क्वेश्चन मैक्सिमम बनेगा तो क्या बनेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा बनेगा, अगर बनेगा तो ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाएगा। और आप यहाँ पे देख लीजिएगा प्लीज अच्छे तरीके से, मैं इसको स्टडी मटेरियल में सेंड कर दूंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें अगर देखा जाए, तो हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डिप्रेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। ये पहला हेडिंग था इसी वे में। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स में तो 5 पॉइंट लिखेंगे आप। फिर एनालाइज एनी 4 रीजन फॉर द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो फॉरेस्ट रिसोर्स का जो डिप्लेशन हुआ है, जो कमी हुई है, जो नुकसान हुआ है, कोई भी 4 रीजन बताइए। या फिर राइट एनी 3 फैक्टर्स, किस ईयर में आया उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है ना। फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। तो लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन है, फॉरेस्ट डिप्रेशन है, फ्लोरा एंड फौना का डिप्रेशन है। तो आपको सिंपल सा डायरेक्टली एक माइंड में ये आ जाए कि हमको वही सारी हेडिंग्स को क्या करना है, लिखना है। कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे उसको लिखा हुआ है पॉइंट वाइज। और ये सारा पॉइंट लिख, सारा मतलब कि पॉइंट के अंदर जो मैटर है वो आपके एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कितना लिखेंगे। मेरे अकॉर्डिंग 1 से 2 लाइन इसका लिखेंगे और एक एग्जाम्पल लिखेंगे तो चीजें आपको क्या हो जाएंगी, वो सही हो जाएंगी। ठीक है ना, एग्जाम्पल है तो। ठीक है ना, जैसे इसमें आप 1 से 2 लाइन लिख सकते हैं, इसमें तो पूरा लिखेंगे तब टॉपिक वो क्लियर होगा। इसके साथ साथ इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, मेन मेन पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इससे आपको एक आइडिया निकल जाएगा। इवन इसको आप पढ़ लेंगे ना, 2-3 लाइन ही ऊपर ऊपर का पढ़ लेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा आराम से। ये 5 हेडिंग लेकिन आपको लिखना है। तो अगर अब बताओ ये इस तरह की चीजें आपकी बुक में नहीं है, कब वो माइनिंग शुरू कर दिया, कब वो एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, कब वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, तो पता ही नहीं चलता है। लेकिन इस तरह से अगर आप उसको देख लेंगे कि हाँ अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये 5 पॉइंट्स हम पढ़ लेंगे और इसी में से लिखेंगे तो नंबर हमारा नहीं कटेगा। ओके। चलिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अभी हमने क्या पढ़ा कि डिप्लेशन क्यों हो रहा है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा कि कंजर्वेशन, कि हम अब कंजर्व कैसे करें, किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए हैं, कौन कौन से मूवमेंट हुए हैं पास्ट में। और उसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है वो क्या हो जाएगा, लगभग परसों तक खत्म हो जाएगा ये। ठीक है ना, कंप्लीटली ओवर हो जाएगा। तो आपका एक तरह से जो आप कहेंगे उसके बाद रिवीजन कराने के लिए मैं इसका रिवीजन करा दूंगा। ओके। तो पहले सब जल्दी से फटाक से बता दीजिए कि आपको क्लास आज का कैसा लगा। कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और फिर हम क्लास को एंड करते हैं। ओके।